वहाँ संकट मोचन की भूमिका में जो लोग हैं वो सब भी ये चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार चले और भाजपा के साथ मिल करके चले। का जो इमेज अब तक रहा है कि बिहार में एक अच्छी सरकार उसने दी है, बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर ले गए। ये चुनौती अकेले सम्राट चौधरी की नहीं है, ये चुनौती पूरे एनडीए की है। ये अब सम्राट चौधरी पर है कि सबको वो मान सम्मान दें, सबको अपने साथ जोड़ें, उनका व्यवहार कैसा लोगों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ रहता है, इस पर भविष्य की बातें निर्भर हैं। तो इसके लिए खुद सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा, एनडीए गठबंधन को सतर्क रहना पड़ेगा, जो सीनियर लीडर हैं गठबंधन के उनको सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई मौका विपक्ष के हाथ ना आने दें। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई सारे सवाल जो है वो राजनीतिक गलियारे में तैर रहे हैं। मसलन नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींची है, सम्राट चौधरी उसको पार कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ही जो है सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है, विपक्ष का अलग आरोप है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति में बेहतर समझ रखने वाले, वर्षों से बिहार की राजनीति को देखते आ रहे हैं, प्रवीण बागी सर हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या लगता है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो अब बन गए, लेकिन जो चुनौतियां उनके सामने हैं, विपक्ष का जो आरोप है, प्रशांत किशोर अलग आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के अंदर अपने नेताओं को साधने की अलग चुनौती है, उसके बाद बिहार के विकास की चुनौती है, नीतीश कुमार के विजन को लेकर के जो लकीर उन्होंने खींची है उसको बड़ा करने की चुनौती है। लगता है कि सम्राट जी पार पा लेंगे सभी चीज़ों से? देखिए, ये चुनौती अकेले सम्राट चौधरी की नहीं है, ये चुनौती पूरे एनडीए की है। क्योंकि वो ठीक है, भाजपा से हैं वो, और भाजपा ने अपना नेता चुना तब वो मुख्यमंत्री बने, मगर वो एनडीए विधायक दल के भी नेता हैं। तो एनडीए का जो इमेज अब तक रहा है कि बिहार में एक अच्छी सरकार उसने दी है, बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर ले गए एनडीए की सरकार, पिछली सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार थी जी। तो ये एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सम्राट चौधरी उसके लिए अकेले जिम्मेवार नहीं, अगर अच्छा हो या बुरा हो, जो हो उसके लिए जिम्मेवार एनडीए होगी, और फिर उससे थोड़ा नीचे आए तो भाजपा होगी जी। तो ये पार्टियों की प्रतिष्ठा, गठबंधन की प्रतिष्ठा और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तीन प्रतिष्ठाएं दांव पर हैं इसमें। तो ये सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में काम किया है, जो एक बड़ी लकीर, जो आप कह रहे थे कि बड़ी लकीर विकास की खींची है जी। और सुशासन बाबू के रूप में एक ख्याति अर्जित की है उन्होंने, तो उस लकीर को के बराबर चलना या उससे और आगे बढ़ जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है जी। और इसमें वो पार पा लेंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं है, क्योंकि वो अकेले नहीं है जी जी। नीतीश कुमार का अनुभव, नीतीश कुमार का गाइडेंस उनके साथ है, दूसरे की भाजपा का संगठन उनके साथ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गाइडेंस भी उनको मिलता रहेगा समय समय पर। तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं आएगी सरकार चलाने में। और आप जो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर विरोध के स्वर हो रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति में लोग आते हैं तो कुछ बनने की, कुछ पाने की उम्मीद लेकर के आते हैं जी। तो मुख्यमंत्री वो बन गए, और 1 दर्जन नेता और ऐसे होंगे पार्टी के अंदर जो चाहते हों कि हमको ये मौका मिले, हम मुख्यमंत्री बने। तो स्वाभाविक तौर पर उनके अंदर थोड़े समय के लिए दुख पीड़ा होगी, जो जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति विजय सिन्हा ने उनका नाम प्रस्तावित करते समय छलका था, जो उनका दर्द जी जी। मगर ये क्षणिक होता है, फिर धीरे धीरे जब पार्टी लय में आती है और काम शुरू हो जाता है, सरकार ठीक से चलने लगती है, सबको जिम्मेवारियां मिल जाती हैं, तो वो पीड़ा जो है वो बहुत दिनों तक ठहरती नहीं है जी जी। वो समाप्त हो जाती है। मगर ये है कि ये अब सम्राट चौधरी पर है कि सबको वो मान सम्मान दें, सबको अपने साथ जोड़ें, उनका व्यवहार कैसा लोगों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ रहता है, इस पर भविष्य की बातें निर्भर हैं।
अगर वो ठीक से लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए, उनका सहयोग नहीं ले पाए, हर आदमी को, हर नेता को ये ना लगे कि हम सरकार हमारी है और हमारा भी इसमें अंश है, हमारी हिस्सेदारी है, ये फीलिंग करानी होगी हर नेता को जी। उनको, तब ये सरकार सफलतापूर्वक चल पाएगी। जदयू का जो रहा है मतलब विचार जिसको हम कह सकते हैं नीतीश कुमार का, खास करके इधर से उधर वाला, क्या लगता है कि चीज़ें अगर गड़बड़ होंगी तो आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में है नहीं कि वो पाला बदल करेंगे। और एक तो सबसे बड़ी वजह है कि उनका स्वास्थ्य अब इसकी अनुमति नहीं देता है कि वो अब बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में रहें और बहुत ज़्यादा लोड लें, पेन लें। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें वो। जी। तो ये हुआ, तो अब वो उसके जगह पर नया नेतृत्व उभरेगा जदयू के अंदर। अभी आज बैठक थी विधायक दल की, उसमें फिर दूसरे विकल्प के रूप में उनके पुत्र जो हैं निशांत, उनको आगे किया जा रहा है। और पार्टी में 2-3 लोगों की एक टीम उभर करके सामने आई है जो संकट मोचन की तरह काम कर रही है जदयू के अंदर। तो इसलिए अब जदयू में कोई इधर उधर होने की बात नहीं है। और जो वहाँ संकट मोचन की भूमिका में जो लोग हैं वो सब भी ये चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार चले और भाजपा के साथ मिल करके चले। तो उसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। हालांकि राजनीति में कल क्या होगा ये आज कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी सी भी कोई घटना ऐसी घट जाती है जो बड़ी बन जाती है, देखते देखते बड़ी बन जाती है और उसका बड़ा असर भी दिख जाता है। मगर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एक चुनौती और है, जैसे नीतीश कुमार के साथ जो अति पिछड़ा वोट बैंक था वो एकदम इंटैक्ट था, लवकुश का जो समीकरण था वो इंटैक्ट था, लेकिन लगता है आपको कि सम्राट चौधरी इसको जोड़ के रख पाएंगे? बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी इसको जोड़ के रख पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी और उनकी जो पार्टी है आरजेडी वो एकदम गिद्ध की दृष्टि बनाए हुए है इन सभी चीज़ों पे कि कहाँ मौका मिले और कहाँ हम इनको तोड़ें। तो ये सब तो चुनौती होगी, आने वाले चुनाव भी तो आएगा। हाँ, ये चुनौती तो है, मगर जो समीकरण नीतीश जी ने बनाया है उसी समीकरण की पसंद है सम्राट चौधरी जी। कि वो समीकरण इंटैक्ट रहे, उसमें कोई क्षरण ना हो, बल्कि और उसमें इजाफा हो और नए वर्ग भी जुड़े, नए लोग समर्थक बने एनडीए के। तो इसीलिए सम्राट चौधरी स्वाभाविक पसंद रहे जदयू की भी और भाजपा की भी, और बाकी सहयोगी दलों ने भी उनको समर्थन दिया है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मगर ये ज़रूर है कि उन्हें विपक्ष के की रणनीति से, विपक्ष के छल प्रपंच से, विपक्ष के हमलों से सतर्क रहना पड़ेगा। कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी चूक नहीं करनी होगी जिसका फ़ायदा विपक्ष को मिले। कई बार मजबूत सरकार भी कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेती है जिससे विपक्ष को फ़ायदा मिल जाता है और वो जनता की नज़रों में गिर जाती है। तो इसके लिए खुद सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा, एनडीए गठबंधन को सतर्क रहना पड़ेगा, जो सीनियर लीडर हैं गठबंधन के उनको सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई मौका विपक्ष के हाथ ना आने दें। अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। आपने कहा कि एनडीए की पसंद थे, बीजेपी के भी पसंद थे। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी की पहली पसंद नहीं थे सम्राट चौधरी, ये जो है जदयू ने, नीतीश कुमार ने ज़बरदस्ती थोपा। दूसरी तरफ उधर देख लीजिए कि प्रशांत किशोर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पे, डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद उनकी उम्र पे सवाल उठा रहे हैं, कई एक केस का भी जिक्र कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा इंटैक्ट रूप से? वो जो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, वो कोई नया आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। चुनाव के समय जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी ये आरोप उन्होंने लगाया था। कोर्ट भी गए थे, खारिज हो गया और जनता ने भी खारिज कर दिया उनकी मांग को। वो शून्य पर आउट हुए विधानसभा चुनाव में, तो वो जनता खारिज कर चुकी है। कोर्ट भी, आप कह रहे हैं कि कोर्ट भी खारिज कर चुका है। तो अब उन आरोपों में कोई दम नहीं है। वो एक समझिए कि मुर्दा को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीआरपी। हाँ, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसमें
सफलता नहीं मिलेगी। जी जी। और इस देश में कई ऐसे नेता हुए जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत कम थी, न्यूनतम थी, मगर उन्होंने जो काम किए वो बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD स्कॉलर विद्वान नेता भी नहीं कर पाए। तो राजनीति का अनुभव और प्रशासन का अनुभव किसी डिग्री से नहीं आता है, वो अनुभव से आता है। राजनीतिक अनुभव से, राजनीतिक संघर्षों से नेता सीखते हैं और तब वो इम्प्लीमेंट करते हैं, सत्ता में अगर आते हैं तो। एक पुरानी कहावत है कि पढ़े तो पढ़ाओ ना तो शहर में बसाओ। यानी अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, गांव का बच्चा, तो उसको शहर में बसा दो, वो सब तौर तरीका सीख जाएगा, शिष्टाचार सीख जाएगा, काम कैसे करना है ये सीख जाएगा, रोजी रोटी कैसे कमानी है ये वो सीख जाएगा। तो शहर सबको सिखा देता है। तो वही सम्राट चौधरी पर या जो भी राजनीति में कम पढ़े लिखे नेता हैं उन पर ये इम्प्लीमेंट होता है कि उन्होंने राजनीति में एक लंबा कैरियर जिया है वो, और संघर्ष से निकल करके वो आए हैं। कोई वो चांदी का चम्मच लेकर के नहीं आए कि शकुनी चौधरी के पुत्र हैं और इसलिए वो मुख्यमंत्री बन गए। संघर्ष किया और उनका लंबा कैरियर रहा है राजनीति का। और देखिए कि बीजेपी में भी वो आए तो बीजेपी ने उनमें पोटेंशियल देखा, तभी उनको लिया। और लिया तो देखिए कब आए, 17 या 18 में आए बीजेपी में, और आज है ये 2026। तो 6-7 साल में बीजेपी ने उनको कितना प्रमोशन दिया। अगर वो बीजेपी की पसंद नहीं होते तो क्या बीजेपी उनको लेती पार्टी में? जबकि वो राजद में रहे हैं, वो जदयू में रहे और तब वो बीजेपी में आए। तो वो पसंद थे बीजेपी की, इसलिए बीजेपी ने लिया। फिर उनको बीजेपी ने विधान परिषद में भेजा, फिर बीजेपी ने विधान परिषद में नेता बनाया, अध्यक्ष बनाया प्रतिपक्ष का, फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिर विधानसभा में अपना नेता बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2 बार बनाया, गृह मंत्री बनाया, वित्त मंत्री उन्हीं को बनाया। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने उनको योजनाबद्ध तरीके से तैयार करके पूरी तरह आगे बढ़ाया, प्रोजेक्ट किया अपनी ओर से कि बिहार में हमारा नेता कौन होगा। तो एक चेहरा उसने सामने किया कि सम्राट चौधरी ये हमारा नेता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति के वाल्मीकि बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी आदमी बन सकता है जो परिश्रम करेगा और जिसके अंदर ये चाहत होगी कि हम कुछ अच्छा करें। और वो सम्राट चौधरी खुद भी कहते रहे कि हमारे आइडियल हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो उसको फॉलो कीजिए आप, उनकी जो नीति रही है उसको फॉलो कीजिए। और जो पहली मीटिंग जो उन्होंने की मुख्यमंत्री बनने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, उसमें मैसेज साफ किया कि क्या करना है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हो, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस हो, भूमि सुधार का काम तेज गति से हो, और थाने में जनता की शिकायतें नज़रअंदाज न की जाएं। तो ये सब उन्होंने बता दिया। तो उस आधार पर शासन चलेगा। और अगर कहीं उसमें कोई कमी रहती है, कमी दिखती है, तो उसके लिए पार्टी की लीडरशिप है, एनडीए की लीडरशिप है, खुद नीतीश कुमार हैं, बाकी हम लोग हैं, बाकी मीडिया तो है ही, मीडिया उनकी कमियां सामने लाएगा। तो इसलिए अभी तुरंत एकदम नकारात्मक भाव बनाना और इतनी आलोचना करना को थोड़ा समय दीजिए। आलोचना भी करना है तो अभी तो पूरी सरकार भी नहीं बनी है, पूरी कैबिनेट भी नहीं बनी, तैयार नहीं, तो बनने दीजिए, काम करने दीजिए। उसके बाद आलोचना के लिए मीन मेख निकालने के लिए तो पूरा समय पड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, परवीन बागी सर का जो एक्सपीरियंस था वो हमने आपके साथ साझा किया है, और आगे भी इनका एक्सपीरियंस जो है उम्मीद करते हैं जब तक इनकी कृपा बनी रहेगी हम मगही न्यूज़ पे, तब तक इनका एक्सपीरियंस आप तक हम साझा करते रहेंगे। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।